नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। 77वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं। 76 वर्षगांठ हो गई और मैं पहले थोड़ा आपको ले चलता हूं जहां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। It's always a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign राष्ट्रपति friends, हैं, our foreign प्रधानमंत्री हैं dignitaries, और and special सोवियत invitees यूनियन के here जो to celebrate along with हेड आए us. हुए हैं वो हैं। Because what else is democracy if not by the people, for the people, of the people? President Murmu, India's constitutional head, being welcomed here at the saluting base. माननीय राष्ट्रपति जी और आज के समारोह के दोनों मुख्य अतिथियों के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका ये परिचय दोनों जो कराने है जा रहा हूं। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष वरिष्ठ एंटोनियो अधिकारियों लुइस और यूरोपीय गणमान्य कमीशन की व्यक्तियों अध्यक्ष से उर्सुला वॉन। यूरोप और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक पहल। 76 साल पहले सन 1950 को सुबह 10:30 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है। तब से हर वर्ष ये गूंज दुनिया सुनती है। In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across trade, investment, energy, space, and agriculture. President's bodyguard now getting ready for the national anthem. The moment the dignitaries have taken their places. As the president's bodyguard moves away in the direction of India Gate, the 21-gun salute still booming at Kartavya Path. तो ये गणतंत्र दिवस की परेड चल रही है। कुछ विशेषताएं और मैं आपको दिखा दूं, फिर बीच में आपको कुछ दिखाऊंगा। इस बार गणतंत्र दिवस में कुछ
अलग चीजें हुई है, नई चीजें हुई, अच्छी भी हैं। जैसे तो ये है कि महिला अधिकारी के नेतृत्व में सीआरपीएफ की पुलिस टुकड़ी होगी। पहली बार जो है वो सहायक कमांडेंट है सिमरन बाला, वो जो है सीआरपीएफ की टुकड़ी, जो पुरुषों की टुकड़ी है, उसको लीड कर रही है। ये पहली बार हुआ है कि महिला को लीडर के तौर पे वहाँ सीआरपीएफ में प्रेजेंट किया गया है। एनिमल कंटीजेंट कहते हैं, उसमें पहली बार भारतीय सेना का खास पशु दस्ता मार्च करेगा यहाँ। बैटल एरिया डिस्प्ले से लाइव वॉर दिखाया जाएगा। पहली बार बैटल एरिया डिस्प्ले दिखाया जाएगा। इसमें सैनिकों, हथियारों और सैन्य इकाइयों को इस तरह पेश किया जाएगा जैसे वे वास्तविक युद्ध में। निगरानी, तैयारी, हमला करने की क्षमता, एक्शन और सप्लाई सिस्टम दिखाया जाएगा। उसके बाद जो दर्शकों की गैलरियां हैं वो नदियों के नाम पर रखी गई है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, इन नदियों के नाम पर रखा गया है और इसे समारोह में समानता और सबको साथ लेकर चलने के संदेश से जोड़ा गया है। बड़ा अच्छा है। और उसके अलावा पहली बार जो है भैरव लाइट कमांडो बटालियन परेड में हिस्सा ले रहा है और अक्टूबर 2025 में भैरव बटालियन को इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेज के बीच अंतर कम करने के लिए बनाया गया, जिसकी 5 बटालियन पहले से बॉर्डर पर तैनात है। इस बार ये भी हो रहा है कि पहली बार सिनेमा की झांकी होगी और भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट करती झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी। इसका नेतृत्व प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली करेंगे। झांकी का उद्देश्य भारतीय सिनेमा के आर्ट फॉर्म को दुनिया भर में दर्शाना है। और इसके अलावा पहली बार परेड में जो है थल, नौ सेना और वायु सेना की ओर से पहली बार अलग अलग झांकियों के बजाय तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी दिखाई जाएगी। और इसके अलावा देखिए इसमें जो है इंडोनेशिया का मार्चिंग दल है आया हुआ। स्वदेशी प्रलय मिसाइल प्रणाली को दिखाया गया। 150 से 500 किलोमीटर की सतह से सतह मार कर सकती है। 500 से 1000 किलोमीटर केजी तक हथियार ले जाने की क्षमता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के बीच सिंबॉलिक तो बड़ा अच्छा है कि महिलाओं को लीडर दिया गया है, बनाया गया है, सिनेमा को शामिल किया गया है, संस्कृति की बात है। लेकिन हम अगर याद करें इस गणतंत्र दिवस को तो आप सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस हमने मनाया था। और गणतंत्र दिवस जो है वो हमने डेमोक्रेटिक स्टेट खाली हम नहीं है, लोकतांत्रिक देश केवल नहीं है, गणतांत्रिक भी है, गणराज्य भी हमारा है। और गणराज्य में आम आदमी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए अगर हम याद करें अपने संविधान को, चूंकि आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था 1950 ईस्वी में, और संविधान को याद करें तो संविधान के प्रियम्बल को पढ़ना, समझना, उसके मूल्य तत्व को जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि संविधान का मूल जो है प्रियम्बल में है और वो मूल है जो 5 शब्द की मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा। देश है, समाज है, परिवार है और व्यक्ति है। सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। तो व्यक्ति की गरिमा तक हमको पहुंचना है। इस गणतंत्र का यही लक्ष्य है, यही शपथ है और यही हमारी जो है संकल्पना है। अब आप समझिए, मैं आज इस पर ही चर्चा करना चाहता हूं कि हम इन 76 साल की जो वर्षगांठ है, 76वीं वर्षगांठ है, हमारा गणतंत्र जिसमें सारी शक्तियां जो है आम आदमी के पास होती है और आम आदमी जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनता है, रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सरकार बनाते हैं और सरकार फिर जो है वो जनता के लिए काम करती है। यहाँ कोई राजा नहीं है, कोई रानी नहीं है, कोई इस देश का मालिक नहीं है। इस देश का मालिक जो है वो आम आदमी है और कोई भी चीज जो है वंशानुगत नहीं है। आप विरासत से ढो करके नहीं लाते हैं कि आपके पिता राजा थे तो आप भी राजा बनोगे, आपके पिता प्रधानमंत्री थे तो आप भी प्रधानमंत्री बनोगे।
बल्कि हर 5 साल में चुनाव होता है और हर 5 साल में सत्ता बदलती है या नहीं भी बदलती है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है बहुत सारे बदल जाते हैं। अब ये अलग बात है कि हमारे गणतंत्र में लगातार ये समस्या, ये खामी, ये दुर्गुण आता जा रहा है कि राजतंत्र नहीं होते हुए भी राजतंत्र जैसा भाव हो गया है। प्रधानमंत्री हम तय कर लेते हैं कि यही प्रधानमंत्री होगा, पार्टियां प्रधानमंत्री तय करके चुनाव लड़ती हैं, और ये जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं वो दौलतमंदों के। और ये देखिए कि लगातार हम इस 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन लगातार ये गांठ जो है, जो खुशियों का त्योहार है, हमारी आजादी का, हमारे नागरिकों के सत्ता का तंत्र है कि हम अपना स्वयं पे शासन कर रहे हैं। हमें कोई दूसरा जो है नहीं, हमें हम पर कोई दूसरा शासन नहीं कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी चाहत, हमारा गंतव्य, हमारे रास्ते सब हम तय करें। और सरकार हमने इसलिए बनाई कि सरकार जो है हमारी राह आसान करे। लेकिन साल दर साल का जो अनुभव है वो ये है कि लगातार गणतंत्र कमजोर होता जा रहा है, आम आदमी लगातार कमजोर होता जा रहा है। और आम आदमी को जो 26 जनवरी 1950 को जो ताकत दी गई थी, जो शक्ति दी गई थी, जो ग्रंथ सौंपा गया था, ये हमारा देश होगा, वो हमारा देश नहीं है। उसकी दिशा भी उस संविधान की तरफ नहीं है। संविधान को अगर आप पढ़ेंगे, संविधान को थोड़े में भी जानेंगे, तो संविधान में जो है हम भारत के लोग सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने पहले भी कहा, फिर से दोहरा देता हूं कि ये जो हमारे संविधान में हम भारत के लोग न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व यानी भाईचारा और व्यक्ति की गरिमा तक पहुंचना है। लेकिन लगातार ऐसा लग रहा है कि हम इस मकसद से, इस लक्ष्य से, इस उद्देश्य से दूर होते जा रहे हैं। न्याय कहाँ है? अदालत हमने बनाई, व्यवस्था बनाई, लेकिन न्यायपालिका की जो आज गति है कि आम आदमी न्यायालय के चौखट पर जाते हुए डरता है। उसको लगता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने का मतलब होता है जीवन को बर्बाद कर देना। ये हमारे गणतंत्र की सबसे बड़ी असफलता है। स्वतंत्रता का आलम यह है कि एक लड़का और लड़की अपने दोनों साथ बैठ करके किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते। कुछ गुंडे आते हैं और गुंडे उनसे धमकाते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, और दोनों लड़का लड़की कूद जाते हैं छत से, जहां रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं वहां से, और गहरे तौर पर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कहीं चर्चा उसकी नहीं होती है। और आम आदमी का शासन, आम आदमी को अधिकार होना चाहिए था। हम अपनी ताकत अपने रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव सरकार को देते हैं, और सरकार फिर जो शक्ति है, जो संसाधन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। यही भूमिका है गणतंत्र में सरकार की। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सरकारें हमारी है, खास करके जो पिछले 11 साल से जो सरकार चल रही है, वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय पावर को इकट्ठा कर रही है। और वो कहती है कि सबसे ताकतवर हम हैं। प्रधानमंत्री जिधर जाएं कैमरा उधर ही जाएगा, प्रधानमंत्री फोकस में रहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री है। और जिस तरीके का वातावरण बनाया गया, कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस के राज में क्या था, कांग्रेस के राज में क्या था, कांग्रेस ने अगर गलतियां की तो आप भी गलतियां करेंगे। कांग्रेस अगर गलत रास्ते पे देश को लेकर के चल पड़ी तो क्या आप भी देश को गलत रास्ते पर ले चलेंगे? आपको अधिकार मिल गया गलत रास्ते पर लेकर के चलने का। और स्थिति है कि जो कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया, मनरेगा एक बड़ा ताजा उदाहरण है। मनरेगा में क्या था? मनरेगा में आम आदमी को काम का अधिकार दिया गया था कि आपके पास काम नहीं है,
तो सरकार आपको काम देगी। सरकार काम देगी नहीं, सरकार काम देने को मजबूर है। मजबूर है नहीं कहिए कि जवाबदेह है, उसके जवाबदेही है कि आम आदमी को काम दे जो आपसे काम मांग रहा है। लेकिन अब क्या कर दिया गया, एक तो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, राम जी वहां आ गए, और दूसरा ये किया गया कि जो काम का अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। अब ये योजना बन गई, सरकार चाहे तो दे, सरकार चाहे तो ना दे। लेकिन विडंबना देखिए कि पूरा मीडिया, सारे मंत्री जी राम जी को जो है ये कह करके प्रचारित कर रहे हैं कि पिछले मनरेगा से ज्यादा बढ़िया है। उसमें तो 100 दिन ही काम की गारंटी की बात थी, हम तो 125 दिन दे रहे हैं। लेकिन 100 दिन भी जो काम मिलता था या नहीं मिलता था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। रिकॉर्ड ये है कि कई राज्यों को जहां इनकी सरकारें नहीं थी वहां इन्होंने मनरेगा का पैसा नहीं दिया। मनरेगा में सरकारें पैसा देने में असमर्थ हुई, और ये लगातार ये अनुभव है कि आम आदमी लगातार तंत्र से दूर होता जा रहा है। पुलिस व्यवस्था आप देख लीजिए, जिस तरह की पुलिस व्यवस्था हमारे पास है, अदालत का किस्सा आप जानते ही, और पुलिस व्यवस्था जिस तरह से काम कर रही है कि पुलिस स्टेशन जाने से लोग डरते हैं। उनको लगता है कि पुलिस के चक्कर में फंसने का मतलब होता है कि आप सब चौपट करेंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस जो है वो सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, उसमें उसकी भूमिका है कि वो सरकारोन्मुख व्यवस्था की तरफ हो। लेकिन जब पक्षपात करने लगते हैं पुलिस वाले जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या वो जो है शोषक का रूप ले लेते हैं, रक्षक जो है भक्षक का रूप ले लेता है, तो फिर गणतंत्र पे सवाल उठता है। जिस तरह से देश भर में घर तोड़ने का रिवाज चल पड़ा है, 50 साल से 100 साल से लोग रह रहे हैं जिस घरों में, उन घरों को तोड़ा जा रहा है। कहीं कॉरिडोर बनाने के नाम पर तोड़ा जा रहा है, कहीं इलीगल कह करके तोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या घर तोड़ना गणतांत्रिक है? क्या घर तोड़ने का विजन लेकर के हम चले थे कि हम घर तोड़ेंगे? हमारा लक्ष्य होना चाहिए था कि हमें घरों का निर्माण करना है, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना है। और ये इंदिरा आवास योजना इसी के तहत शुरू हुआ था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री निवास योजना, आवास योजना जिसका नाम दिया। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको भी पाखंड बना दिया, अपने झूठे प्रचार का हिस्सा बना दिया। कभी वो 3 करोड़ बोलते हैं, कभी 4 करोड़ बोलते हैं कितना घर दे दिया, लेकिन आज तक यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि क्या इस देश का हर नागरिक उसके पास घर है, ये तय नहीं कर पाए। 85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, ये बड़ा गर्व से प्रधानमंत्री बताते हैं। लेकिन जब 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, तो क्या 85 करोड़ लोग उनके पास घर है? अगर आप 5 किलो अनाज भी अपने लिए नहीं जमा कर सकते, महीने में नहीं कमा सकते, तो फिर घर कैसे होगा उनके पास? तो ये देखिए, ये कितना बड़ा ढोंग है कि आप 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो, या तो 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो, वो झूठा है, या जो वैभव का गुणगान करते हो वो झूठा है। अभी जो आपने परेड देखा, कितना सुंदर लग रहा है, कितने फूल सजे हुए हैं, कितने फूल लगे हुए हैं, कितना अच्छा कपड़ा है सबका, कितना खर्च हुआ है इस पर। और अच्छी बात है, ये गौरव की बात है कि हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए हमने इतनी तरक्की की, हमें इतना सौंदर्य बोध है, हम इतने सिस्टमेटिक हैं, हम इतने सिविलाइज्ड हैं। हम दुनिया को दिखा रहे हैं, हम अपनी ताकत दिखाते हैं, हम अपनी परंपराएं दिखाते हैं, विरासत दिखाते हैं, संस्कृति दिखाते हैं, हम अपना कौशल दिखाते हैं। इस परेड में झांकियां होती है तो क्या होता है, बड़ी अच्छी बात है, हम दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन भीतर क्या है, क्या उस पर हम ध्यान देते हैं? नदियों के नाम पर हमने कॉलोनियां बना ली, दिखा रहे हैं कि कॉलोनियां है, देखिए नदियों की कितनी कीमत करते हैं, लेकिन नदियों का क्या हाल है?
जो सबसे पवित्र नदी गंगा है, उसका क्या हाल है? पिछले मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रालय बनाया था, गंगा सफाई मंत्रालय, क्या कुछ नाम था उसका, उमा भारती उसकी मंत्री थी। क्या हुआ गंगा सफाई का? बनारस में गंगा का क्या हाल है? देश के अन्य हिस्से में जहां गंगा बहती है वहां क्या स्थिति है गंगा की? कहा जा रहा है कि गंगा का पानी जो है प्रदूषित है, उसको आप नहाने के योग्य भी नहीं है, पीना तो छोड़ दीजिए। तो ये जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के जो दौरा पड़ा हुआ है, उस दौरे में आप जो हमारी विरासत है, जो नदियां हैं, जो हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं, उसका भी हमने ख्याल नहीं किया, हमारी सरकार ने उसका भी ख्याल नहीं किया। जमुना नदी का देखिए, कल भी मैं देख रहा था कि कितना झाग है जमुना नदी, कितनी गंदी है जमुना नदी। तो जब गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी ये सब नदियां गंदी है, तो हमारे गांव, हमारे कस्बे की जो छोटी छोटी नदियां हैं उसका क्या हाल है, वो अंदाजा लगा सकते हैं। दुर्भाग्य ये हुआ कि मनमोहन सिंह की सरकार ने उन नदियों को, जो हमारे गांव की छोटी छोटी नदियां होती थी, जो गरीब आदमी के जीवन का आसरा भी होती थी, वहां मछली पकड़ते थे, वहां से पानी लेकर के आते थे, वहां से रेत लेते थे, अपना घर बनाते थे, वो सब दूर कर दिया गया, वो भी दूर हो गया, नदियां भी हमसे दूर कर दी गई। और मनमोहन सिंह के जमाने में टेंडर कर दिया गया था, सारी नदियां, इस देश की जितनी नदियां हैं सब टेंडर कर दी। कोई रेत बेचेगा, कोई मछली बेचेगा, कोई ऐसे आदमी नहीं जा सकता। ये क्या है, आम आदमी को इस तंत्र से दूर करना, और ये गणतंत्र के खिलाफ। चुनाव प्रक्रिया ही देख लीजिए, जो चुनाव लड़ने का तरीका है, जिस तरह से चुनाव जिस तरह से महंगा हो गया है, क्या कोई आम आदमी चुनाव लड़ सकता है? 85 करोड़ लोग जिनको 5 किलो अनाज देते हैं, क्या चुनाव लड़ने की हैसियत में है? क्या सरकार को ये पता नहीं? सरकार को ये पता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चुनावी रैलियों पे करोड़ों करोड़ खर्च करवाया, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पार्टी का बजट 10 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया खड़ा कर दिया, बड़े बड़े ऑफिसेज खड़े किए कारपोरेट कंपनियों की तरह, वो क्या है? ये गणतंत्र से दूर ले जाने का सीधा सीधा प्रयास है कि गणतंत्र को, इस तंत्र को गण से आम आदमी को दूर कर दे। संविधान का हम जो है, जैसे देवी देवता का फोटो लगा करके हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो जो धर्म का जो आचरण होना चाहिए, जो करुणा, दया, भाईचारा, हम वो नहीं मानते। और देखिए कि जो शंकराचार्य और आदित्यनाथ के बीच जो युद्ध चल रहा है, महायुद्ध कही, वो क्या है? धर्म जिसके प्रति लोग जो है मानते हैं कि धर्म ईश्वर की जगह है, आस्था की जगह है, क्या हाल कर रखा है उसका? सत्ता के अहंकार में कहां आम आदमी वहां खड़ा है? तो आम आदमी की आस्था को भी इन लोगों ने प्रदूषित कर दिया। आम आदमी, जो कमजोर आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, जिसकी पढ़ाई नहीं है, जिसके पास अभाव है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, वो आदमी ईश्वर की तरफ देखता है। वो जानता है कि ये जो लोग हैं आसपास, जो नेता बने हुए हैं, वो हमारे काम नहीं आने वाले हैं। तो ईश्वर की तरफ देखता है कि ईश्वर हम पे कृपा करेगा, ईश्वर कल हमारे दिन अच्छे करेगा। उस आस्था को भी इन्होंने कलंकित किया है, प्रदूषित किया है, और आम आदमी का भरोसा तोड़ा है। जिस तरह से निजीकरण हुआ हमारे देश में, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब दूर हो गए। गरीब आदमी कहाँ इलाज कराए? जो 5 किलो अनाज नहीं अपने लिए ला सकता है, वो इलाज कैसे कराएगा? ये सवाल कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि देश के आम आदमी की क्या हालत है, ये सरकार से सवाल है कि जब आप कह रहे हो कि 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं उनको की पनाह, तो इसका मतलब है 5 किलो अनाज भी अपने लिए नहीं ला सकते। तो बताइए कि उनको, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? बताइए कि धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात में कैसे सुरक्षित रहेंगे? और बताइए कि जब वो बीमार पड़ेंगे तो उनका इलाज कहाँ? मैं अभी आ रहा था घूम करके तो बाजार से, तो मैंने देखा कुछ लड़के जो है वो तिरंगा बेच रहे हैं। ज्यादातर तिरंगा बेचने वाले लोग फुटपाथ पे बैठे होते हैं, गरीब लोग बेच रहे हैं। अमीर जो है वो जलेबी बेच रहे हैं,
अमीर जो है फाफड़ा गाठिया, मिठाई की दुकान पे भीड़। फूल भी देखिए, फूल कौन बेच रहा है? फूल उगाने वाले जो वहां पे करोड़ों रुपए के फूल लगाए गए होंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर, फूल उगाने वाले लोगों की स्थिति जानते हैं? जो फूल लगाते हैं, जो खेती करते हैं, फूल भी खेती करना है, कितने पैसे मिलते हैं? क्या हालत है? मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि मैं 2010 में गांव गया था और मैंने कहा फूल लगाऊंगा। मैंने फूल लगाया, वहां के मार्केट में मैंने बेचने का प्रयास किया, कुछ बेचा भी। वहां के लोगों से मैंने बात की कि कैसे फूल बेचते हैं, तो पता चला कि वो जो छोटे छोटे माली हैं वो फूलों की खेती करते हैं और वो खुद फूल ले उठा करके लाते हैं और हनुमान मंदिर के पास या कहीं और वो फूल रखते हैं, बेचते हैं। बाकी फूल कलकत्ता से आता है और बहुत सस्ता फूल आता है कलकत्ता से। फिर मैं मुंबई आया और मुंबई में मैंने सोचा कि यहाँ पे मुंबई में दादर का जो इलाका है उससे फूलों का मार्केट है। तो मैं अपने एक परिचित के थ्रू वहाँ गया, जो बड़े होलसेलर थे जो भेजते थे, विदेश भेजते थे फूल। मैं उनसे कहा और मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में जो फूल उत्पादन हो, चूंकि बिहार की जमीन उपजाऊ है, तो वहाँ फूल उगेगा और वहां से हम आपको ला करके देंगे। उसकी मार्केटिंग का कैसे किसानों को बेहतर पैसा मिले, ये बताइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, फूल हम ले लेंगे। मुझे कैसे लीजिएगा? उन्होंने कहा 20 रुपए किलो मैक्सिमम रेट है। गेंदा के फूल की बात कर रहा हूँ। हमने कहा 20 रुपए किलो, तो वहां से लाने में ही बहुत भाड़ा लग जाएगा। बोले यही तो बात है, आप नहीं ला सकते। और पटना से या बिहार के किसी और दूसरे शहर से इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं कि आप फूल ले जा सकते हैं कैसे। तो मतलब ये हुआ कहने का कि ये जो फूल जो आप लगाए हैं, जो सौंदर्य बोध आपका, आपके भीतर का सौंदर्य बोध जो दिखाता है, उसके उसके नीचे कितनी बजबजाहट है, वो नहीं देखते हम। गणतंत्र दिवस पर यही सब देखने की जरूरत है। क्या अच्छा नहीं होता कि गणतंत्र दिवस मनाने से पहले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बिना अमले झमले के गांव में जाते, गरीबों से मिलते, उनसे सवाल जवाब करते, उनकी कमियों की, उनकी कमजोरियों को समझते और उस पर चर्चा करते। नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं जो आम से जब खास बनते हैं तो सबसे पहले वो जो है दूर हो जाते हैं आम आदमी से, आम जीवन को पसंद है। प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं चाय बेच करके आया यहाँ, लेकिन कभी उनको चाय बेचने वाले के ड्रेस में नहीं देखा होगा। पगड़ी, एक दिन मैं देख रहा था कि कुछ 150-200 फोटो थे उनके अलग अलग ड्रेस में, महंगे कैमरे, उनकी पूरी शूटिंग चल रही होती है। क्या ऐसा हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? और क्या उसको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए? हम हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि राजा जो है आम आदमी का भेष धर करके, रूप बदल करके अपने प्रजा के बीच जाते थे और पता करते थे कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, राजकाज कैसा चल रहा है, प्रजा कितनी सुखी है, कितनी दुखी है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि गणतंत्र होने के बाद भी प्रधानमंत्री भेष धर के नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री लाव लश्कर के साथ रैली करने जाते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी रैली करते हैं। पिछले 11 सालों में हमने यही देखा है कि प्रधानमंत्री इलेक्शन मूड में है और मीडिया में बहुत तारीफ होती है। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, बीजेपी को देखिए, हमेशा इलेक्शन मूड में रहते हैं। अरे ये इलेक्शन मूड में रहते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। 5 साल में 4 साल तो कम से कम आम आदमी बन के रहो, आम आदमी के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, लेकिन नहीं करेंगे। और दुर्भाग्य की बात है कि हम भी जातियों में, धर्मों में, प्रांतों में बटे लोग इन सब चीजों पे नहीं सोचते हैं। गणतंत्र दिवस है, सबको हैप्पी गणतंत्र दिवस, ढेर सारे लोग हमको बधाई दे रहे हैं मोबाइल में। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। हैप्पी गणतंत्र दिवस बोलने की जरूरत नहीं है, ढोंग मत कीजिए। गणतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए इस पर विचार कीजिए। किसने हमारे गणतंत्र का हरण किया है, इस पर विचार करने की जरूरत है। कि आपकी पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो अमीरों के हाथ चली गई, कारपोरेट कंपनियों के हाथ चली गई।
गरीब आदमी, आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। संविधान में हमने लिख रखा है कि कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है, जो 25 साल जिसकी उम्र है, जो दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या लड़ सकता है? विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भी 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लड़ने का मतलब क्या होता है? लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि अपने नामांकन करा दिया 10,000 25,000 दे करके, अभी पता नहीं शायद 15,000 है या कितना है, आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और उसमें आपका नाम। लड़ने का मतलब होता है जीतने के लिए लड़ना। लड़ने का मतलब टोकन नहीं होता है, जीतने के लिए लड़ना। जीतने के लड़ने के लिए आपको उन संसाधनों से परिपूर्ण होना पड़ेगा जो संसाधन दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कहीं 1,500 रुपया दिया जा रहा है, कहीं 2,000 दिया जा रहा है, कहीं 10,000 रुपए लोगों में बांटे जा रहे हैं और वो वोट खरीदा जा रहा है। और वोट केवल खरीदा नहीं जा रहा, वोट को मैनिपुलेट किया जा रहा है बोगस वोटिंग के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, सबका। तो नागरिक अधिकारों का लगातार हरण किया जा रहा है, नागरिक स्वतंत्रता का हरण किया जा रहा है, नागरिक सुखों का हरण किया जा रहा है। और हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं गणतंत्र दिवस, लेकिन हमें लगता है कि हर साल हम गणतंत्र से दूर होते जा रहे हैं, राजतंत्र से भी भयावह स्थिति में हम हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कौन गुंडा वहां पहुंच करके आपसे कार्ड मांगने लगेगा आपको नहीं पता। आप सड़क पे चले जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कौन गुंडा आपके पास आके खड़ा हो जाएगा और आपसे कार्ड मांगने लगेगा, भारत माता की जय बोलने के लिए कहेगा या वंदे मातरम बोलने के लिए कहेगा, आपको नहीं पता। मैं क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा ये कोई दूसरा नहीं तय कर सकता। मैं जय श्री राम क्यों बोलूंगा? मैं हिंदू हूं, लेकिन जय श्री राम मैं क्यों बोलूं? मुझे बोलना होगा तो अपने पिता की जय करूंगा, अपनी माँ की जय करूंगा, जिसने मुझे जीवन दिया। तुमको अगर लगता है कि राम ने तुमको जीवन दिया है तो करो जय श्री राम। तुमको लगता है कि किसी और ने, अल्लाह ने जीवन दिया है तो करो अल्लाह अल्लाह। मुझे नहीं करना है तो आप रोकोगे मुझे? आपका अपना विश्वास अपनी जगह, मेरा अपना विश्वास मेरे, मुझे लगता है कि मेरे पिता और माता की वजह से मैं अपनी समझदारी की वजह से। और कल रात में जो हम चर्चा कर रहे थे, आप याद कीजिए, कल रात में हम चर्चा कर रहे थे यूजीसी के, क्या है शिक्षा को क्या बना दिया? निजीकरण इतना ज्यादा हुआ है, इतना तेजी से निजीकरण हो रहा है कि आम आदमी जो 5 किलो अनाज वाले 85 करोड़ लोग हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। अब बताइए कि लगभग यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर जो हैं, लगभग कॉलेजों के प्रिंसिपल जो है वो सवर्ण है। 85% आबादी जो है उसमें पिछड़े कई जातियां हैं जो पढ़ी लिखी जातियां हैं, लेकिन फिर भी उनके लोग प्रिंसिपल नहीं बनाए जाते, फिर भी उन जातियों के लोग वाइस चांसलर नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? हर जगह जो है शर्मा जी, पांडे जी, मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी, त्रिवेदी जी, त्रिपाठी जी, सब यही जी क्यों दिखाई पड़ते हैं? उसके बाद उतरते हैं तो सिंह साहब दिखाई पड़ने लगते हैं। ये क्या है? ये गणतंत्र से दूर होना है, गणतंत्र का हरण है, और लगातार गणतंत्र का हरण हो रहा है। और दुख ये है कि जो गण है, जो आम आदमी है, वो पाखंड के पीछे, वो भ्रम के पीछे दौड़ रहा है। उसे लग रहा है कि हम दौड़ दौड़ करके एक घर बना लेंगे, दौड़ करके हम जो है कुछ पैसे जमा कर लेंगे बैंक में तो हमारा जीवन जो है सुदृढ़ हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि सैकड़ों लोगों के घर तोड़े गए। अब बनारस जाके देखिए कितना रुदन है, हजारों लोग रो रहे हैं कि उनका पुरखों का घर तोड़ दिया गया, उनकी दुकानें उनसे छीन ली गई। ये क्या है? ये गणतंत्र नहीं। पटना में लड़कियों की आत्महत्या है या हत्या है, अब तक पता नहीं चल रहा। पुलिस जो है अब इतने एंगल उस पे आ गए, इतनी राजनीति हो गई कि नहीं पता चलेगा कि उसका क्या हुआ लड़की का। लेकिन लड़की मरी है, उसकी मृत्यु हुई है, तो उसके पीछे जो है, जो स्वाभाविक मौत नहीं है, तो जाहिर है उसके पीछे कोई हत्यारा है। वो चाहे सीधे सीधे उसने हत्या की हो उसको, या मरने पर मजबूर किया हो, दोनों स्थिति में कोई न कोई हत्यारा है। अगर आत्महत्या कह करके आप बंद कर देते हैं फाइल, तो ये भी गणतंत्र के खिलाफ। अगर किसी ने आत्महत्या की है तो भी उसके पीछे कोई है जो हत्यारा है, चाहे वो आपका घर का व्यक्ति हो, समाज हो या तंत्र।
समाज में क्या है, तय कर लिया ये सही है ये गलत है, लेकिन गुंडे जो है उनको गलत कभी नहीं दिखाई पड़ते। मैंने नहीं देखा किसी समाज में आज गुंडे को गलत कहते। रेपिस्ट जो है मंत्री बन जाता है, मंत्री सरेआम जो है नफरत उगलता है, लेकिन वो आदरणीय हो जाते हैं। वो चर्च के फादर हो, चाहे वो कोई मौलवी हो या किसी मठ मंदिर के मठ हो, सब उनके सामने जो है सर झुकाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो मंत्री है। तो ये जो है हमारे देश का दुर्भाग्य है कि, और हमारे गणतंत्र का दुर्भाग्य है कि हम लगातार गणतंत्र भी जो है वो पाखंड की तरह हो गया ये दिवस भी, और हम लगातार गणतंत्र से दूर होते जा रहे हैं। गणतंत्र गण के कैसे नजदीक हो, आम आदमी के कैसे नजदीक हो, इस पे कहीं चर्चा नहीं। हर तरफ जो है दौड़ है, पैसा कमाना है, और पैसा कमाना नहीं है, लूटना है, कैसे लूटा जाए। कमाना तो अच्छी बात है, लेकिन लूट लेने वाला भाव जो है हमारे देश में बढ़ गया है, और ये बड़ा खतरनाक है। मैं बहुत सोच रहा था गणतंत्र दिवस पर मैं क्या बोलूं, पर मैं इससे निकल नहीं पाया, क्योंकि मैं जब सड़क पे निकलता हूं तो देखा कि मैं ढेर सारे लोग जो है सड़क पे गंदगी में, जहां आप खड़ा रहना नहीं पसंद करते हैं वहीं सोते हैं, वहीं खाना बनाते हैं। कोई कह सकता है कि वो, अरे वो घर बना के दीजिएगा तो घर बेच करके चला जाएगा फिर वहीं रहेगा। कई लोग यहाँ कहते हैं कि झोपड़पट्टी में जिनको रहने की आदत है वो झोपड़पट्टी में फिर चले जाते हैं, वो घर दीजिएगा घर बेच करके चले जाएगा। क्यों बेच के चला जाएगा? आजादी किसे नहीं अच्छी लगती, सुख किसे नहीं अच्छा लगता, लेकिन घर देने के बाद जो और जीवन चाहिए, क्या उनके पास वो जीवन है? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।